Namaste, welcome. This is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School and Shikohabad. Before beginning, I would like to thank all of you for taking our time and coming and watching this video. I hope if you go to till the end, I'll try to provide the best output possible. So let's begin. In our last class, we in this series we are actually studying class 12 NCERT Geography, India, People and Economy, and we've already completed 7 chapters. We are on chapter number 8, and probably the chapter number 8 will also end today. In the last class, we talked about liberalization, privatization, and globalization. Today, we would be talking about certain industrial regions. Why are those regions there in a specific place? What are some places from where they from where they get and where they from where they utilize the natural resources. So let's begin without wasting your time. So industries are not evenly distributed in country. ये तो हमने पहले ही देख लिया कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोकेशन, मार्केट, रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई, इन सबके बेसिस पे अलग अलग जगह पे डिवाइड होती हैं. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि पूरे इंडिया में हर जगह पे, हर लोकेशन में, हर रीजन में आपको इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगी. दे टेंड टू कंसनट्रेट, कुछ लोकेशंस पे कंसनट्रेट होती हैं जहाँ पे उनको फेवरेबल लोकेशन सेंटर्स मिलते हैं, जहाँ पे फेवरेबल लोकेशन मिलती है वहाँ पे कंट्री सेटल होती है. सेवरल इंडाइसेस क्या होते हैं? इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी क्लस्टर्स मतलब होता है गुच्छा मतलब हो गया ग्रुप, बहुत सारे. सो दिस इज़ अ क्लस्टर, बहुत सारे एक साथ. तो इसी तरीके से आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्लस्टर्स में होती है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में. जैसे कि सब इम्पॉर्टेंट अमंग देम क्या है? नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स कौन सी हैं. इंडस्ट्रियल वर्कर्स की अवेलेबिलिटी क्या है. पावर यूज, एक इंडस्ट्री कितना पावर यूज़ कर रही है. फोर्थ, इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या जनरेट कर रही है. एंड वो जो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीज़ वो बना रही है उसमें वो कितनी वैल्यू ऐड कर रही है. अब बाकी सारे टॉपिक्स पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे. लास्ट पॉइंट है दी वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग. इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आपने दही बनाने के लिए दूध लिया था तो दूध आपने 42 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का लिया था 1 लीटर. अब जब आपने उससे दही बना दी तो सेम आपने 1 लीटर दूध से जो दही बनाई वो आपने 70 रुपीज़ की बेची. तो ये क्या हुआ? जो 30 रुपीज़ ये आपने वैल्यू ऐड करी है अपने प्रोडक्ट में. तो सिमिलरली इसी को जो लास्ट पॉइंट है वो यही है, वैल्यू एडेड. आपकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हुई. कुछ मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को पढ़ेंगे हम. इट इज़ फुल ऑफ फैक्ट्स, हर लाइन में एक फैक्ट है. तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप छोटे छोटे नोट्स बना लें इसको, ताकि आपको याद करना आसान रहे. या यहाँ पे भी अगर आप 1 2 3 करके मार्क कर सकते हैं तो आप बुक में भी कर ले सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट के बारे में. ये मुंबई में थाने का रीजन से लेके पुणे डिस्ट्रिक्ट तक आपकी जाती है. नासिक डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट. बिसाइड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके कोलाबा में, अहमदनगर में, सतारा में, सांगली में, जलगांव में. मे बी ये जो एग्जैक्ट मराठी प्रोनाउंसिएशन होती है, आई एम नॉट डूइंग इन द वे, मैं इंग्लिश वाला कर रही हूँ. सो इफ देयर इज समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ मराठी फैमिली और वाचिंग दिस, आई एम सॉरी. एंड नासिक, सोलापुर, पुणे, कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये मिलेगी. इधर सबसे पहले डेवलपमेंट होना कब शुरू हुई? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से. जब मुंबई में हमने जब कॉटन टेक्सटाइल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ. तो जब ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में बना तब इस रीजन का डेवलपमेंट शुरू हुआ. मुंबई एक कॉटन हिंटरलैंड है, यानी कि यहाँ बहुत इजीली कॉटन ग्रो होता है, फेवरेबल क्लाइमेट है. और तो और जब सुएज कैनाल कहाँ है ये आप लोकेशन देख सकते हैं. ये अरेबिया और आपके उसके बीच में है. और ये रेड सी के उधर है आपका. एंड नियर इजिप्ट से आपका सुएज कैनाल निकलता है, जो कि जिसकी वजह से जो पहले आपको पूरा अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था, अब वो आप सुएज कैनाल से कर सकते हो. सो ये जब से सुएज कैनाल खुला है 1869 से, इसने एक मुंबई पोर्ट को, जो मुंबई में पोर्ट भी है, मुंबई पोर्ट को एक इम्पेटस दिया यानी कि ग्रोथ हुआ है मुंबई पोर्ट का. मशीनरी इंपोर्ट होना शुरू हुई है इस रीजन में. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब क्योंकि पानी के पास है तो जनरली ये बिजली पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से यूज़ करके
इन दी वेस्टर्न घाट रीजन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए वेस्टर्न घाट से पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री भी डेवलप होना शुरू हो गई। और क्योंकि मुंबई हाई में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम, जब हमने पढ़ रहे थे मिनरल रिसोर्सेज में, तो पेट्रोल अभी रिसेंटली मुंबई हाई में भी मिलने लगा है। तो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री होगी तो मतलब पेट्रोलियम अवेलेबिलिटी होगी, तो मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बिसाइड्स इंजीनियरिंग गुड के अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, सिंथेटिक गुड्स, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिकल, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, फूड इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ यहाँ पे है। और मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर के एरियाज क्या हैं? मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली। इट्स अ लॉट ऑफ प्लेसेस, आपको जितनी याद रहे उतना ठीक है। नेक्स्ट इज और हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। अब हुगली रिवर के पास होगा, यानी कि आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल के पास होगा। हुगली रिवर पे लोकेट करता है ये आपका बंसबेरिया, नॉर्थन साइड में बंसबेरिया, और नीचे साउथ में आपका बिरला नगर तक ये पूरा एरिया है, कुछ 100 किलोमीटर का। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी। इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो डेवलप्ड इन मेदिनीपुर में, वेस्ट में एक मेदिनीपुर जगह है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई हैं। ये जो कोलकाता हावड़ा फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ दिस, जो कोलकाता रीजन है वो इसका न्यूक्लियस है, यानी कि एक सेंटर है जिससे जहाँ से सब जुड़ा हुआ है। हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं सारे के सारे जो इस रीजन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये करके आपको सारे रीजन्स बताएंगे कि क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, क्यों आज यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। सो इट डेवलप्ड विद द ओपनिंग ऑफ रिवर पोर्ट ऑफ हुगली। सबसे पहले तो हुगली नदी पे जो पोर्ट है, हुगली पोर्ट है, हुगली पोर्ट है और एक कोलकाता, 2 पोर्ट है वहाँ पे। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अंदर तक पानी आता है तो आपका कोलकाता पोर्ट फंक्शनिंग होता है, और जब पानी थोड़ा कम होता है तो हुगली पोर्ट फंक्शनिंग होता है। तो हुगली पोर्ट के शुरू होने की वजह से कोलकाता एक लीडिंग सेंटर बन गया हमारा कंट्री का। लेटर कोलकाता वॉज कनेक्टेड विद इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इट। पहले तो पोर्ट खुला, दूसरा रेलवे लाइन और रोड नेटवर्क से भी कोलकाता को कनेक्ट कर दिया गया। तीसरा, यहाँ पे जो असम साइड में जो आपकी टी की प्लांटेशन हो रही थी, नॉर्दर्न हिल्स में, दार्जिलिंग वगैरह के साइड में जो टी की, दार्जिलिंग याद रखना, दार्जिलिंग सिक्किम में नहीं है। हमेशा ऐसा हो जाता है सिक्किम दार्जिलिंग जाएंगे घूमने, बट दार्जिलिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिक्किम, दार्जिलिंग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वो नॉर्दर्न साइड में है वेस्ट बंगाल के, सिक्किम के नीचे ही है। सिक्किम के नीचे भी वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच होती है, वहीं पे आपका दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी पड़ती है। सो यहाँ पे आपकी हिल्स हैं, हिल्स में टी प्लांटेशन होती है, नॉर्दर्न हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। द प्रोसेसिंग इंडिगो प्लांटेशन होती है, जूट होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। दामोदर वैली, दामोदर नदी जो आपकी हुगली से आके जुड़ती है, आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिले हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी, यहाँ पे हम आगे छोटा नागपुर रीजन की भी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का प्लेट्यू भी यहीं पे है। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को एक इम्पेटस मिला। एनर्जी के लिए कोल तो चाहिए ना, तो वो सब हमको छोटा नागपुर से मिल गया। चीप लेबर है, क्योंकि आसपास बिहार, ईस्टर्न यूपी से आसानी से चीप लेबर आ जाती है यहाँ पे काम करने के लिए, तो लेबर भी महंगी नहीं पड़ती है। कोलकाता कैपिटल सिटी थी। अब हिस्टोरिकली ब्रिटिश इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कोलकाता, तो तब से ही उन्होंने डेवलप किया है और अभी भी डेवलप है। ब्रिटिश कैपिटल, इसकी वजह से ब्रिटिश कैपिटल, यानी कि यहाँ पे किस कैपिटल की बात हो रही है? जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो बिकॉज जो कोलकाता था वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, तो उन्होंने भी कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जब वो उनके राज कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी थी, काफ़ी पैसा लगाया था आपकी कोलकाता के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट जूट मिल रीशरा में करी गई थी 1855 में। एकदम उससे पूरे रीजन में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडस्ट्री आ गई थी, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था जूट मिल। द मेजर कंसंट्रेशन जो है जूट इंडस्ट्री का वो आपका हावड़ा और भाटापारा में है। याद रखना, जूट इंडस्ट्रीज कहाँ पे आपकी? हावड़ा और भाटापारा में। जब कंट्री का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो उसकी वजह से हमारा जो बांग्लादेश अलग हो गया था, तो इसकी वजह से बहुत इस रीजन पे काफ़ी मेजर इफेक्ट पड़ा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ग्रो करी जूट इंडस्ट्री के साथ साथ। इसके साथ हमने पेपर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, पेपर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ये सब डेवलप किया है। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड की भी जो फैक्ट्री है वो यहीं पे है कोणानगर में। एंड डीजल इंजन फैक्ट्री है चित्रांजन में, आपकी डीजल इंजन फैक्ट्री।
तो हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड और डीजल इंजन फैक्ट्री आपकी यहीं पे है। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी, हल्दिया में एक रिफाइनरी भी है, तो उससे पेट्रोल भी मिल जाएगा, फ्यूल भी मिल गया आपको। इसकी वजह से और ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन, भाई बड़े सारे नाम, कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सेरमपुर, रिश्रा, शिवपुर, नाहिती, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सोदेपुर, बजबज, बिरला नगर, बंसबेरिया, बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर, etc. So I tried my best to pronounce it in the best way. So ये सारी जगह हैं, आपको जितनी याद रहे, जो इम्पोर्टेंट है 4-5 आप याद रख सकते हो। However, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ दिस रीजन हैज़ स्लो डाउन, इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई क्योंकि जो जूट की डिमांड है वो अब इतनी नहीं रही है। यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली दिस हैज़ चेंज्ड अगेन, जूट आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। धीरे धीरे जूट की डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि पीपल आर ट्राइंग टू सब्सटीट्यूट प्लास्टिक बैग्स। उस केस में जूट का जो डेवलपमेंट है वो हमको देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु, चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेंगलुरु कर्नाटका में है, चेन्नई तमिलनाडु में। तो आप देख सकते हैं इंटर स्टेट है ये, कर्नाटका का भी पोर्शन और तमिलनाडु, ये पूरा बेल्ट आपका बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन है। द रीजन विटनेस्ड मोस्ट रैपिड, पीछे मैप भी दिया, मतलब जो मैप दिया है आप इसमें देख भी सकते हैं। सो जो आपका रीजन ने सबसे पोस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे बहुत तेज़ी से रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। 1960s तक जो इंडस्ट्रीज थी वो जनरली बेंगलुरु में कन्फाइन थी, तमिलनाडु में सेलम में कन्फाइन थी, मदुरई डिस्ट्रिक्ट में कन्फाइन थी, बट अब वो काफ़ी ज़्यादा तमिलनाडु में स्प्रेड हो गई हैं एक्सेप्ट विल्लुपुरम में। सिंस ये जो रीजन है ये इसके आसपास कहीं कोल फील्ड्स, आपको कोल वो नहीं मिलेगा। बस हमने एक निवेली कोल के बारे में पढ़ा था, वो भी लिग्नाइट कोल है जो हमारे को कुछ खास यूज़ नहीं आएगा। इस डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इसकी जो डेवलपमेंट है यानी कि इसको जो बिजली मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से मिलती है, जो कि 1932 में बनाया गया था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज दी फर्स्ट टू टेक रूट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग रीजन है तो सबसे पहले यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी। कॉटन मिल्स के साथ साथ यहाँ पे हैंडलूम शुरू हो गया। सेवरल हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं बेंगलुरु में। आपकी एयरक्राफ्ट HAL की इंडस्ट्री है, मशीन टूल्स, टेलीफोन HTL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ इंडस्ट्रियल लैंडमार्क्स हैं जो आपके बैंगलोर में। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, टेक्सटाइल, रेल के डब्बे बनाते हैं, डीजल इंजन्स, रेडियो, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, रबर गुड्स, मेडिसिन, एल्यूमिनियम, शुगर, सीमेंट, ग्लास, पेपर, केमिकल्स, फिल्म, सिगरेट, मैच बॉक्स, लेदर गुड्स एंड सो यहाँ पे भी एक पेट्रोल रिफाइनरी है चेन्नई में, आयरन और स्टील प्लांट है सेलम में, और फर्टिलाइजर प्लांट्स भी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुए हैं। हमने जितने भी रीजन्स पढ़ रहे हैं आप इसमें देखो कि इनका पावर कहाँ से आ रही है, इनको और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इनकी इंडस्ट्री का बेसिक क्या है, कौन सी इंडस्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा है, कौन सी इंडस्ट्रीज अब इन्होंने धीरे धीरे करके और एक्सपैंड कर दिया है। नेक्स्ट आपका गुजरात का इंडस्ट्रियल रीजन, इसका जो न्यूक्लियस यानी कि इसका जो सेंटर है वो आपका अहमदाबाद और बड़ौदा में पड़ता है। इसके बाद साउथ में वलसड़ महाराष्ट्र में है, और लाइक गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल पास में बॉर्डर पे है। सूरत इन दी साउथ और जामनगर इन दी आपके वेस्ट डायरेक्शन में। इतना बड़ा ये पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया। इस रीजन की जो डेवलपमेंट हुई थी वो भी कॉटन टेक्सटाइल की वजह से हुई थी 1816 में। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था क्योंकि जब मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कम हुआ तो गुजरात में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पे डबल एडवांटेज है। डबल एडवांटेज किसका, यहाँ पे आपको कॉटन भी मिल जाती है और कॉटन खरीदने के लिए लोग भी मिल जाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल तो है ही है, उसके साथ साथ मार्केट अवेलेबिलिटी भी आपको यही मिल जाती है। द डिस्कवरी ऑयल फील्ड्स मिली हैं, इसकी वजह से हमने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लगाई हैं अल्केश्वर में, वडोदरा में, जामनगर में। जो कांडला का पोर्ट है, कांडला का पोर्ट इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट। ओल्डेस्ट पोर्ट क्या है, जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले हमारा जो मेजर पोर्ट था वो वेस्टर्न साइड वाला जो मेजर पोर्ट था वो हम यूज़ करते थे, आपका ये उधर चला गया, सिंध में चला गया। अभी हमने उसके बाद कांडला पोर्ट अपना खुद का बनाया था, तो इट इज़ वेरी ओल्ड पोर्ट वी हैव। एंड द पोर्ट एट कांडला, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। पेट्रोलियम रिफाइनरी एट कोयली
वजह से रॉ मटेरियल मिला पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को। पेट्रोलियम होगा तभी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज चलेंगी, ये तो हमने समझ गया था पहले। काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। टेक्सटाइल के अलावा ये लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन्स, टेक्सटाइल मशीनरी, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, पेस्टिसाइड, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग भी करते हैं। रिसेंटली लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी सेटअप करी गई है, यानी कि बहुत बड़ा रिफाइनरी सेटअप किया गया है जामनगर में, जिसके बाद आपकी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी वाइड होंगी, और जो बाकी सारी चीज़ों में आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है उसकी डिमांड भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्र नगर, राजकोट, सूरत, वलसड़ और जामनगर कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है आपके गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। नेक्स्ट इज योर छोटा नागपुर रीजन। ये रीजन आपका झारखंड में है, नॉर्थ उड़ीसा में है और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हमने शुरू में टिस्को, इस्को, बेलारी, दुर्गापुर और जितनी भी इंडस्ट्रीज हमने उधर पढ़ी थी वो बोकारो, वो सारी जनरली आपकी इसी बेल्ट में पढ़ी थी हमने। तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, यानी कि हैवी मेटल्स मिलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको कोल मिलता है, हमको दामोदर वैली से कोल मिलता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिल जाते हैं झारखंड और उड़ीसा से। कोल के पास है, आयरन के पास है, बाकी मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, इसकी वजह से ये यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। 6 लार्ज काफ़ी बड़े बड़े इंटीग्रेटेड स्टील, आयरन और स्टील प्लांट्स जमशेदपुर, बनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और रुलकेला में यहाँ पे लोकेट है। पावर रिक्वायरमेंट के लिए थर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप किए गए हैं दामोदर वैली पे। डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से लेबर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हुगली रीजन कोलकाता वाला, यहाँ पे मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है आपको। हैवी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर, लोकोमोटिव्स, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो इस रीजन में चलती हैं। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, रुरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल एंड दालमिया नगर आपकी कुछ जगह हैं जो आपके छोटा नागपुर रीजन में पड़ती है। नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, ये आपका आंध्र प्रदेश में होगा। द इंडस्ट्रियल रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट जो आपकी कुरनूल में है, और विशाखापट्टनम टू कुरनूल एंड प्रशाकम डिस्ट्रिक्ट इन दी साउथ में प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है आपकी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो इस रीजन की है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के पोर्ट्स पे, यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं दो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप्ड है और मिनरल्स के भी काफ़ी डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। कोल फील्ड यानी कि गोदावरी नदी के आसपास कोयला मिलता है, तो वो इनको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बनी थी विशाखापट्टनम में 1941 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो आपकी इम्पोर्टेड पेट्रोलियम फैसिलिटेड द ग्रोथ ऑफ सेवरल यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, शुगर, टेक्सटाइल, जूट, पेपर, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, एल्यूमिनियम, लाइट इंजीनियरिंग, यहाँ पे सब कुछ है। लेड जिंक स्मेल्टर। अब लेड जिंक स्मेल्टर क्या होता है, लेड भी एक मिनरल है, जिंक भी एक मिनरल है, इनको स्मेल्टिंग करना है, इनको जॉइन करके एलॉय बनाना, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक स्मेल्टर लगाया गया है। आयरन और स्टील प्लांट है आपके विशाखापट्टनम में, वो यूज़ करते हैं बेलाडीला का आयरन और। विशाखापट्टनम, विजयनगर, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, गुंटूर, इल्लेरू, कुल्लूर कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। नेक्स्ट गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ का जो रीजन है, इंडस्ट्रीज जो इस एरिया में लोकेट करती हैं वो अभी बहुत हमेशा शुरू से नहीं था, बहुत रिसेंटली डेवलप होना शुरू हुई हैं। ना यहाँ पे मिनरल की अवेलेबिलिटी है, ना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है जिससे आप पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सको। सो ये जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी लाइट होती है यहाँ पे और जनरली मार्केट ओरिएंटेड होती है, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो कि मार्केट पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो इस सिटी में, इस जगह में फेमस हैं। बिसाइड्स कॉटन, वूल, सिंथेटिक फाइबर, हॉजरी, शुगर, सीमेंट, मशीन टूल, ट्रैक्टर, साइकिल, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, केमिकल, वनस्पति इंडस्ट्रीज, ये सारी यहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल में आपको मिल जाएंगे। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। यहाँ पे रिसेंटली आप गुड़गांव में देखोगे साइबर हब्स बन रहे हैं, नोएडा में साइबर हब्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है रिसेंट टाइम में। साउथ में इसमें आपको आगरा मथुरा की बेल्ट मिलती है जो कि
जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ हैं आपका आगरा में, आगरा के पास ही फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट आपको पता है। आई एम लिविंग करेंटली इन फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट, सो आई एम इन शुकाबाद विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिरोज़ाबाद का कांच ग्लास बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपकी ग्लास और आगरा का लेदर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो ग्लास और लेदर गुड इंडस्ट्री है। मथुरा में हम सबको पता है एक ऑयल रिफाइनरी है, तो उसकी वजह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी चल जाती है। इसके अलावा गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अम्बाला, आगरा और मथुरा इम्पॉर्टेंट रीजन हैं इंडस्ट्रियल में। कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन, अब तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? ये आपका केरला में। जो इंडस्ट्रियल रीजन है स्प्रेड ओवर तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवाई, एर्नाकुलम, अल्पूजा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर की वजह से इंडस्ट्री, ये मेजर सोर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के। यहाँ पे मिनरल बेल्ट, मतलब आसपास कोई खास मिनरल नहीं मिलता, मिनरल बेल्ट से बहुत दूर है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग एंड मार्केट ओरिएंटेड, ऐसी चीज़ें एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाए, और मार्केट ओरिएंटेड यानी कि बनाओ और बेचो, ऐसी इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट करती हैं आपकी। कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, रबर, मैच बॉक्स, ग्लास, केमिकल, फर्टिलाइजर, फिश बेस्ड इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट। फूड प्रोसेसिंग, पेपर इंडस्ट्रीज, कोकोनट, कोकोनट की सब चीज़ से प्रोडक्ट बनते हैं। कोकोनट की बाहर की जो स्किन होती है उससे भी बनते हैं, शेल से भी बनते हैं, अंदर से कोकोनट के पेड़, पत्ती, सबसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो कोकोनट कॉयल प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम, सीमेंट इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट है। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी कोच्चि में, इसकी वजह से भी एक नया इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिला है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं आपके कोल्लम, त्रिवंद्रम, अलुगु, कोच्चि, अल्पूजा और पुनालुर। सो दैट्स इट। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हो गया, बहुत देर से मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। आप ये वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको एकदम सब चीज़ें ऑलमोस्ट याद हो जाएंगी। सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, and in the upcoming videos we will be starting with chapter number 9. So once again, thank you so much for coming and watching this video, and please do hit the like button, subscribe the channel if you haven't till now, share it with your friends who would like to watch these videos. Leave your comments, compliments, suggestions in the comment section. Thank you and have a nice day.